हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स एपिसोड जो आप सबको फ्री हेल्पफुल कंटेंट एंड लाइफ चेंजिंग बुक रिव्यूज रिप्रेजेंट करता है। आज मैं आप सबके लिए हाईली प्रोडक्टिविटी बुक जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे लेकर आई हूँ। स्टे ट्यून्ड टिल एंड। जब ये बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पहली बार पब्लिश हुई 1989 में तो सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली लिस्ट में शामिल हुई। 25 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सेल करने के बाद से ये बेस्ट सेलर लाखों लोगों को उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के साथ ज्यादा इफेक्टिव बनने में मदद करती रही। इस किताब ने हालिया दिनों के इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स पर बहुत इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से हर उस शख्स की हौसला अफजाई करने में कामयाब रही है जो इसको पढ़ते हैं। इनमें प्रेसिडेंट्स, सीईओज और माहिरीन तालीम भी शामिल हैं। इस बुक में 7 हैबिट्स का जिक्र किया गया है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। बहैसियत इंसान अपनी जिंदगियों के जिम्मेदार होने का मतलब है कि हमें प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। बजाय खुद अपने फेवरेबल हालात पैदा करने के, हमने चीज़ों पर रिएक्ट करना शुरू किया और उनको खुद पर इन्फ्लुएंस होने दिया। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास सलाहियत है कि हम प्रोएक्टिवली चीज़ों को होने दें। वो लोग जिनके पास अच्छी जॉब्स हैं, उन्होंने बगैर कोशिश के सब हासिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और वो सब किया जिनसे उनकी पोजीशन सिक्योर रहे। स्टीफन कोवे ने एक एग्जाम्पल शेयर की कि जब उन्होंने काम के लिए कंपनी की होम इम्प्रूवमेंट टीम से बात की तो स्टाफ डिस्करेज था, क्योंकि मार्केट के रिसेशन में होने की वजह से बिजनेस को नुकसान हो रहा था। पहली मीटिंग में सिर्फ इस चीज पर बात हुई कि व्हाट्स हैपनिंग टू अस, और ये मीटिंग लोगों की डिस्करेजमेंट के साथ खत्म हुई क्योंकि लोगों को निकाला जा रहा था। दूसरी मीटिंग में बात हुई कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। स्टाफ मेंबर्स के हौसला पस्त थे जब उन्होंने नतीजा निकाला कि हालात बेहतर होने से पहले ज्यादा खराब हो जाएंगे। तीसरी मीटिंग में बात हुई कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स, और ये सवाल पूछने के बाद स्टाफ मेंबर्स प्रोएक्टिव हुए और डिस्कस किया कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं मार्केट शेयर्स को, कटिंग कॉस्ट को, और किन तरीकों से बिजनेस को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टाफ मेंबर्स ने प्रोएक्टिव होकर फोकस करके कि क्या वो मजीद बेहतर कर सकते हैं, ये सोच के मीटिंग खत्म की, बजाय इसके कि वो बुरी रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करें। जस्ट स्टाफ मेंबर्स ने महसूस किया कि पॉजिटिव मैनर में जवाब देने से वो सिचुएशन की रियलिटी का सामना कर सकते हैं और खुद को एम्पावर्ड महसूस किया उन्होंने। इस आदत को बनाना आसान है, खासतौर पर जब किसी मसाइल का सामना करना हो तो उसे इग्नोर करने के बजाय एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना चाहिए। प्रोएक्टिव हैबिट को समझने के लिए इन 3 एक्सरसाइजेस को 30 दिन तक करें। नंबर 1, आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहकर काम करें। नंबर 2, उन तमाम कमिटमेंट्स को बरकरार रखें जो आप दूसरों से या खुद से करते हैं। Number 3, be the solution, not the problem. Be a model, never a critic. Habit 2, begin with the end in mind. स्टीफन कोवे ने इस चैप्टर का आगाज इमेजिनेशन से किया। अपने आप को किसी करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर की फ्यूनरल में शिरकत करते हुए तस्वुर करें और वाकई में किसी प्यारे को खोने के जज्बात महसूस करें। जैसे ही चैपल में जाते हैं और मातम करने वालों के पास से गुजरते हैं और अपने आंसू रोक नहीं पाते और उनके दर्द को समझते हैं, फिर जब ताबूत के करीब जाते हैं और अचानक से एहसास होता है कि आप खुद उस ताबूत के अंदर हैं और मुस्तकबिल में होने वाले अपनी फ्यूनरल में आप मौजूद हैं, आप बैठते हैं और प्रोग्राम का जायजा लेते हैं। आपके खानदान का एक फर्द प्राइमरी स्पीकर नामजद किया गया है, दूसरा आपका करीबी दोस्त, तीसरा आपका बिजनेस पार्टनर और चौथा लोकल चर्च का मेंबर। आप अपने आप से पूछते हैं कि वो कौन सी खसूसियात हैं जो आपको पसंद हो कि हर स्पीकर उसको पहचानता हो और आप उसकी जिंदगियों को किस तरह मुतासिर करेंगे। एंड रिजल्ट को माइंड में रखकर शुरुआत करना ही सेकंड हैबिट है। इस हैबिट में ये भी इंक्लूड होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और ये समझना भी कि आप इस वक्त किस मुकाम में हैं, ताकि जो भी स्टेप आप लें वो सही तरीके से चल सके। हम सिर्फ उसी वक्त ही कामयाब
कामयाब हो सकते हैं जब हम अपने माइंड में अपने एंड गोल पे फोकस करके काम करें। स्टेफन कोवे को बहुत सी परेशानी वाली शादियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि दोनों पार्टीज नाराज हो गए एक दूसरे पर कंप्लीट इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से। पैसे के ऊपर मुकम्मल फोकस करने से भी काम न चला। तो इत्मीनान और फुलफिलमेंट की क्रिएशन जो जिंदगी भर जारी रहती है वो स्ट्रगल है। अगर हम कॉन्स्टेंटली उस रास्ते की तलाश करें जो आसान हो तो हमारा दिमाग कमजोर और बोर हो जाएगा। हमें हमेशा सही प्रिंसिपल पर डिपेंड करना चाहिए क्योंकि वो कभी भी नहीं बदलते। हमारी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट सही प्रिंसिपल्स के गिर्द ही होनी चाहिए। आपके मिशन स्टेटमेंट को फाइनल फॉर्म के लिए कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन मिशन स्टेटमेंट के रिकॉर्ड के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जैसे जैसे आपकी खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आपको इसका रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। विक्टर फ्रैंकल ने जैसे कहा, हर एक की जिंदगी में एक खास पेशा होता है जहाँ से उसकी जगह नहीं ली जा सकती और ना ही उसकी जिंदगी को दोहराया जा सकता है। तो मिशन स्टेटमेंट में रियल कमिटमेंट्स फाइनल प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन से ही जनरेट होती हैं। गाइस, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए और ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब स्किल्स एपिसोड चैनल फॉर मोर अपकमिंग कंटेंट्स। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेल्फ लीडरशिप और सेल्फ मैनेजमेंट हैबिट 3 को डिफाइन करते हैं। सेल्फ लीडरशिप फैसला करती है कि कौन सी चीजें पहले आएंगी और प्लान्स को एग्जीक्यूट और मैनेज करने की एबिलिटी सेल्फ मैनेजमेंट है। पीटर ड्रकर दुनिया के मशहूर बिजनेस राइटर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं जो कि ये सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का ख्याल गलत है, रिगार्डलेस कि हम कैसे काम करते हैं। ये हम खुद हैं जिनको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अपने आप को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अपने काम का प्लान करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ से अपने लिमिटेड टाइम को फिल करने की बजाय हमारा फोकस रिजल्ट्स को अचीव करने और रिलेशनशिप्स को इन्हेंस करने में होना चाहिए। हम अक्सर इम्पोर्टेंट टास्क और अर्जेंट टास्क के दरमियान फंस जाते हैं। However, important टास्क वो हैं जो डायरेक्टली गोल रिलेटेड होते हैं और अर्जेंट टास्क लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है उस मूवमेंट के लिए बिकॉज दे स्क्रीम टू बी अटेंडेड टू। ये चीज़ एसेंशियल है कि हम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क को डिफरेंशिएट करें। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क में कंफ्यूज होने की वजह से बहुत से लोग अपने रियल गोल से ध्यान भटका देते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज 4 पॉसिबल कैटेगरीज में आती हैं। Type 1 urgent and important, Type 2 not urgent but important, Type 3 not important but urgent and Type 4 not important and not urgent। पीटर ड्रकर की बात को एक बार फिर बयान करते हुए कि अफेक्टिव पीपल मसाइल को हल करने में वक्त गुजारने के बजाय अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करते हैं। ऑल्दो वो लोग जेन्युइनली एक्सपीरियंस करते हैं टाइप 1 वाली इमरजेंसीज को, लेकिन इन अक्रेंसेस को थॉट और एक्शन से कम कर देते हैं। टाइप 2 की एक्टिविटीज डायरेक्टली रिजल्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और टाइप 2 की एक्टिविटीज पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। चंद चीज़ें जिन पर फोकस करना चाहिए वो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को जो आप अचीव करना चाहते हैं और अपनी लिमिट्स के बारे में सोचना। हैबिट 4, सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। लिसनिंग आपकी समझ को अनलॉक करने का जरिया है। इसका मतलब है कि आसपास वालों से जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ से आया है और उसकी जिंदगी में क्या पोजीशन है, उनको सुनना और उनको तवज्जो देना। लिसनिंग सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं होती बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को गेन करने के लिए होती है। अक्सर लोग सुनने के बजाय उस वक्त का इंतजार करते हैं कि हम कब बात करेंगे या सोचते रहते हैं कि हम क्या जवाब देंगे उनको। एम्पैथी एक स्किल है जो होनी चाहिए। एम्पैथी होने से मुराद ये नहीं है कि आप उस शख्स से एग्री करते हो, बल्कि एम्पैथिक लिसनिंग ये है कि आप मुकम्मल तौर पर बात करने वाले शख्स को समझते हो, इमोशनली भी और इंटेलेक्चुअली भी। स्टेफन कोवे ने एक स्टोरी शेयर की जहाँ एक रियल एस्टेट ब्रोकर ने बात करने
करने के लिए सेमिनार में इंटरप्ट किया। पोटेंशियल क्लाइंट अपना इंटरेस्ट खोने लगा था जब डील बंद होने वाली थी और क्लाइंट तकरीबन तैयार हो गया था अपने कंपटीशन के एजेंट को साइन करने के लिए, जो कि डील के आखिरी फेज में आया था। ब्रोकर ये डील खोने वाला था इस पर 6 माह काम करने के बाद भी, और उसके पास कोई इमीडिएट सोल्यूशन भी नहीं था। उसने सेल्स टेक्निक में आखिरी कोशिश की और फिर क्लाइंट से उनके लास्ट डिसीजन के बारे में पूछा। वो सेल्स टेक्निक में भी फेल हो गया। ब्रोकर ने क्लाइंट से चैटिंग की ये कह करके मुझे अलाउ करें ये देखने के लिए कि मैं वाकई आपके पर्सपेक्टिव को समझता हूँ और मेरी ऑफर के बारे में आपकी क्या वरीज हैं। ब्रोकर ने खुद को क्लाइंट की जगह पर रखा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नए पर्सपेक्टिव को देखा। क्लाइंट ने रूम को क्रॉस किया और फोन तक पहुंचा अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए, लेकिन कन्वर्सेशन के हाफ वे में ही क्लाइंट ने ब्रोकर से कहा कि ये डील तुम्हारी है। ये बिल्कुल ठीक वक्त था जब ब्रोकर ने क्लाइंट को साइकोलॉजिकल फेज दी जिसकी जरूरत भी थी। यही एक डिमॉन्स्ट्रेशन है जो शो करता है कि वाकई ह्यूमन डायनामिक काउंट होती है, जबकि बाकी सब डील के एस्पेक्ट्स इक्वल लगते हैं। हैबिट 5, थिंक विन बाय विन। हैबिट 1, 2 और 3 प्राइवेट विक्ट्री के अराउंड है। तो हर अच्छे रिश्ते की बुनियाद दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ सेल्फ डिसिप्लिन है, जो कि पब्लिक विक्ट्री की तरफ जाता है। हर कोई बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट जानता है कि पैसे वहां अवेलेबल होते हैं निकालने के लिए अगर आपने उसमें डिपॉजिट किए हैं। इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट स्टेफन कोवे ने इंट्रोड्यूस किया है। ये वो अकाउंट है जो पैसे की जगह दो इंडिविजुअल्स के दरमियान ट्रस्ट कंटेन करता है। अकाउंट का बैलेंस ग्रो करता है जैसे जैसे दो लोगों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आपका इंडिविजुअल के साथ अच्छा बैलेंस हो और गलती से आपने उसे हर्ट किया हो तो ऐसी सिचुएशन में माफी मिल सकती है। अगर आपको अनट्रस्टवर्दी, बेइज्जत और रूड इंडिविजुअल के तौर पर जाना जाता है तो आपका अकाउंट ओवरड्रॉन हो सकता है। हमें ये बात पसंद हो या ना, लेकिन मैरिजेस और कंपनीज के पास इमोशनल बैंक अकाउंट्स होते हैं। हैबिट 5, थिंक विन बाय विन। ये दूसरे इंडिविजुअल्स के इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिटिंग के बारे में है, जिससे दोनों लोगों को बेनिफिट हो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में। विन बाय विन ट्रूली मीन्स कि आप दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर विन बाय लूज हो या फिर लूज बाय लूज हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, ये इनअफेक्टिव ही होगा। आप सोचते हो विन बाय विन या नो डील। आप नो डील को चूज करोगे अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो। स्टेफन कोवे ने एक एग्जांपल शेयर की लार्ज डिपॉजिट की इमोशनल अकाउंट में। एक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बैंक के प्रेसिडेंट और सॉफ्टवेयर कंपनी के दरमियान। कुछ बैंक का स्टाफ अनहैप्पी था नए सॉफ्टवेयर से। 1 महीने के बाद बैंक का न्यू प्रेसिडेंट आ गया। नए प्रेसिडेंट ने कन्फेस किया कि उसने एक बड़ी प्रॉब्लम इनहेरिट की है सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। अब ना ही प्रेसिडेंट और ना ही स्टाफ इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश थे। सॉफ्टवेयर कंपनी के पास लीगल राइट्स थे कि वो बैंक के लायबल को होल्ड कर लें उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। हाउएवर, सॉफ्टवेयर कंपनी ने बैंक प्रेसिडेंट को कॉल की और कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं तो हम तैयार हैं डिपॉजिट को वापस करने के लिए, और अगर फ्यूचर में सॉफ्टवेयर का सोचें तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रेसिडेंट डिटर्मिन था कि वो सिर्फ विन बाय विन सिचुएशन को ही एक्सेप्ट करेगा। 3 महीने के बाद बैंक के प्रेसिडेंट ने सॉफ्टवेयर कंपनी में कॉल की और पहले $84,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट इस बार $240,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और इस तरह ये विन बाय विन सिचुएशन बनी। जो पहले सॉफ्टवेयर कंपनी ने डिपॉजिट वापस किया था बैंक को, वो प्रेसिडेंट के इमोशनल बैंक अकाउंट में गया टू चेक कि आपकी इंटरेक्शन के कोर में विन बाय विन सिचुएशन है कि नहीं। इस चीज के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं: इंटीग्रिटी, मैच्योरिटी और अबंडेंस मेंटालिटी।
हैबिट 6 सिनर्जाइज। सिनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लाइफ की हाईएस्ट एक्टिविटी है। डिफरेंट एलिमेंट्स को गैदर करके नए सॉल्यूशंस और पर्सपेक्टिव्स को बनाना ताकि वो एक जगह कोलैबोरेट करें, ये सिनर्जी है। हम इसे यूज करते हैं उन सॉल्यूशंस को क्रिएट करने के लिए जिनसे पहले हम अवेयर नहीं थे। ट्रूली क्रिएटिव होने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और एंटर करना होगा अननोन में, जहां दो इंडिविजुअल्स डिसएग्री कर रहे हों हालांकि दोनों ही सही कह रहे हों। ये सिनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिनर्जी साइकोलॉजिकल होती है, लॉजिकल नहीं। स्टीफन कवे ने एक इंस्टेंस शेयर किया जिसमें उन्होंने डिस्कशन को इनिशिएट किया मेजर इंश्योरेंस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से। उन मीटिंग्स का कस्टमरी प्लान था कि वो डिस्कशन करेंगे उन इश्यूज पे जो कि सवालों भरी लिस्ट में से सिलेक्ट किए थे। सब पुरानी मीटिंग्स प्लान के अकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन अक्सर ये एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान विन बाय लूज ईगो बैटल ग्राउंड बन जाती थी। इन जनरल ये मीटिंग्स प्रिडिक्टेबल और बोरिंग थी। कुछ एग्जीक्यूटिव्स को टास्क दिया गया था, उनको व्हाइट पेपर्स दिए गए थे ताकि मीटिंग्स को लिवन अप किया जाए, और फिर ये उन सब को भी दिया गया जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे ताकि वो मीटिंग में करने वाली बात को प्रिपेयर कर सकें। सेफ और पोलाइट रहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि व्हाइट पेपर्स तो एनोनिमस ही रहेंगे। इससे जो एनर्जी और क्रिएटिविटी आई थी वो बहुत अमेजिंग थी। न्यू कंपनी के मिशन और विजन बनना शुरू हुए थे जैसे ही व्हाइट पेपर्स पे एग्जीक्यूटिव ने जेन्युइन डिस्कशन लिखी। एग्जीक्यूटिव्स के इस तरीके से काम करने की वजह से सिनर्जी क्रिएट हुई और बहुत सारे नए आइडियाज भी आए। लोग चेंज हुए और पहले जैसे नहीं रहे। सिनर्जी के एक्सपीरियंस के बाद उनकी न्यू अंडरस्टैंडिंग हुई और वो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में सिनर्जी को अटेम्प्ट करते हैं। सारी 7 हैबिट्स को एक साथ यूज करते हैं तो सिनर्जी हैबिट अनेबल होती है। हैबिट 7 शार्पन द सॉ। इमेजिन करें कि आप एक फॉरेस्ट में गए हैं और एक आदमी को देख रहे हैं जो कि मुसलसल 5 घंटों से दरख्त को कट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी हालत देख के आप कहते हैं उसको कि एक ब्रेक ले लें, कि अपनी सॉ को शार्प कर लें ताकि वो जल्दी काम हो सके। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके पास ब्रेक लेने का वक्त नहीं है। अपनी सॉ को शार्प करने के लिए वक्त निकालना ही 7th हैबिट है। वो सॉ आप हैं। बाकी सारी हैबिट्स बन सकती हैं 7th हैबिट की वजह से। अपने आप को 4 चीजों में रीन्यू करके। नंबर 1 फिजिकली, नंबर 2 मेंटली, नंबर 3 सोशल एंड इमोशनली, एंड नंबर 4 स्पिरिचुअली। हमें प्रोएक्टिवली इन हैबिट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए खुद को बनाने के लिए। टाइम का ना होना एक कॉमन एक्सक्यूज है जो लोग कहते हैं कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज को ना परफॉर्म करने के लिए। आपको जस्ट प्रोएक्टिवली एक्सरसाइज को प्लान करने की जरूरत है। किसी भी चीज को खुद को रोकने ना दें। बस इस चीज का ख्याल करें कि ये आपकी फैमिली, फ्रेंड या कम्युनिटी टाइम पे नेगेटिवली असर ना करे। एक स्टोरी है द ट्रुथ ऑफ द टाइड। उसमें एक शख्स लो फील करता है लाइफ के डिमिनिश्ड एंथुसियाज्म के साथ। डॉक्टर ने उस आदमी को एडवाइस दी कि आप उस जगह जाकर टाइम स्पेंड करें जहां आपको खुशी होती है जब आप यंग थे, और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि बात ना करें और रीडिंग या राइटिंग करें पूरा दिन। ओपन करनी थी। वो आदमी ओशन पे चला गया अगले दिन और पहली प्रिस्क्रिप्शन को ओपन की जिसमें लिखा था लिसन केयरफुली। आदमी ने ये करने का डिसाइड किया और बीच पे बैठकर वो साउंड सुनने लगा। उन्होंने सुकून महसूस किया एक लंबे अरसे के बाद। फिर उस आदमी ने 12 बजे दूसरी प्रिस्क्रिप्शन ओपन की जो कि थी ट्राई रीचिंग बैक, जिसके बाद उनके माइंड में चाइल्डहुड का अच्छा वक्त आ गया। फिर 3 बजे थर्ड प्रिस्क्रिप्शन ओपन की जिसमें लिखा था एग्जामिन योर मोटिव्स। उनको पहले लगा कि वो फेम, सिक्योरिटी और सक्सेस से मोटिवेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, बट वो डिस्करेज हुए और उन्होंने समझा कि ये वर्थ वाइल मोटिव्स नहीं है। फिर समझना शुरू किया उन्होंने कि अपनी जॉब को 100% देना और दूसरों को सर्व करना ही इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने 6 बजे फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन को ओपन किया जिसमें लिखा था राइट योर वरीज इन द सैंड। उन्होंने कुछ अल्फाज
الفاظ لکھے اور ان کو پتا تھا کہ ایک ٹائڈ آئے گی اور وہ واش کر دے گی. پھر وہ آدمی اٹھا, ٹرن کیا اور پیچھے دیکھے بغیر چلتا گیا. Thank you for watching very productive book details with me. I hope it will bring 360-degree changings in your habits. Follow and subscribe Skills Episode channel for catching up next highly productive book.